वेलकम बैक टू जय अकेडमी। मैं सची। आज हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी यानी कि व्याकरण। तो व्याकरण में हम लोग आज पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा से जो संभावित प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं कि संज्ञा विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है। वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा को कितने भेदों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, या फिर वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए कि आधुनिक काल या आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो इन सभी पॉइंटों को आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहें ताकि इससे जो बनने वाले पॉइंट है एक भी छूटने ना पाए। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी का मतलब होता है व्याकरण। क्या होता है व्याकरण? तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण में क्या संज्ञा को। वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए संज्ञा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। शब्द भेद वर्गीकरण के आधार पर शब्द भेदों को कितने भागों में बांटा गया है या कितने आधारों में रखा गया है। तो वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए तो शब्दों को दो भेदों में रखा गया, शब्द भेद या फिर पद भेद। शब्द और पद में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। क्या है? शब्द भेद, शब्द भेद या फिर पद भेद। इसमें जो शब्द और पद में थोड़ा जो डिफरेंस रहता है इसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा अंतर रहता है, वो क्या रहता है, शब्द और पद में क्या अंतर है, हम कैसे पहचानेंगे। तो वर्णों को मिलाकर जो सार्थक अर्थ दें वे शब्द होते हैं। शब्द क्या होते हैं कि वर्णों को मिलाकर जो सार्थक अर्थ दें, स्वतंत्र अर्थ दें, उन्हें हम शब्द कहते हैं। और पद क्या होते हैं कि वे शब्द जो वाक्य के अंदर प्रयोग किए जाए वे शब्द ना कहलाकर पद कहलाते हैं। क्या होते हैं पद? कि वे शब्द जो वाक्य के अंदर प्रयोग किए जाएं वे वाक्य ना शब्द ना कहलाकर क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। एक बार देखिए शब्द क्या होते हैं। वर्णों को मिलाकर, वर्णों को मिलाकर जो सार्थक अर्थ दें, सार्थक या स्वतंत्र अर्थ दें, वे शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? शब्द। वे शब्द कहलाते हैं। तो ये तो थे हमारे शब्द। अब पद को जानेंगे कि वे शब्द जो वाक्य के अंदर प्रयोग किए जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। कि वे शब्द जो वाक्य के अंदर प्रयोग किए जाए, अंदर प्रयोग किए जाए वे वाक्य शब्द ना कहलाकर वाक्य कहलाते हैं। क्या ना कहलाकर? शब्द ना कहलाकर वाक्य कहलाते हैं। शब्द ना कहलाकर, शब्द ना कहलाकर पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? पद कहलाते हैं। जैसे हमने कुछ शब्द लिए, पर्दा, मोहन,
किताब। क्या है, पढ़ता एक शब्द लिया, एक मोहन शब्द लिया, एक किताब लिया, इनका अपना अपना एक अलग अर्थ है। तो ये अपने अपने आप में एक शब्द है। इन्हें पद में लिखेंगे कि मोहन किताब पढ़ता है। मोहन किताब पढ़ता है। ये पद बन गए। इन सभी को अपना अपना एक पद दिया गया, मोहन को भी, किताब को भी, पढ़ता को भी। तो इसे क्या बना, मोहन किताब पढ़ता है। मोहन क्या है, पद। इन पद को कितने वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में। कितने वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में। वो कौन कौन से हैं, विकारी और अविकारी। जो पद हैं हमारे, पद या शब्द, ये कितने वर्गों में बांटे गए, 2 वर्गों में। वो कौन कौन से हैं, विकारी या अविकारी। विकारी पद या विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी या अविकारी पद या शब्द। तो ये विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी पद या शब्द क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं कि वे शब्द जो लिंग, काल, कारक के परिवर्तन के आधार पर परिवर्तन हो जाए या विकार उत्पन्न हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विकारी शब्द कहते हैं। क्या बनेगी इसकी परिभाषा, नोट करेंगे विकारी शब्द को। शब्दभेद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, विकारी और अविकारी। इसमें विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो अब हम लोग बात करेंगे विकारी शब्द की। किसकी, विकारी शब्द या विकारी पद की। तो विकारी शब्द या विकारी पद क्या होते हैं, इनकी परिभाषा बनाएंगे, नोट करिए। परिभाषा किसकी, विकारी शब्द की, कि वे शब्द जो काल, कारक, लिंग, वचन के आधार पर या के प्रभाव से परिवर्तित हो जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। विकारी शब्द का अर्थ क्या होता है, विकार करना, परिवर्तन करना या बदलाव करना। नोट करेंगे, वे शब्द जो लिंग, काल, कारक, वचन के प्रभाव से परिवर्तित हो जाए या विकार उत्पन्न हो जाए के प्रभाव से विकार उत्पन्न हो जाए, विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो जाए, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं।
क्या कहते हैं दोस्तों? विकारी शब्द कहते हैं। क्या होते हैं विकारी शब्द? कि वे शब्द जो लिंग, काल, कारक, वचन के प्रभाव से परिवर्तित या विकार उत्पन्न हो जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहते हैं। आप विकारी शब्द क्या होते हैं ये एक बार देख लेते हैं कि वे शब्द जो लिंग, काल, कारक, वचन के प्रभाव से विकार उत्पन्न ना करें, परिवर्तन उत्पन्न ना करें या बदलाव ना आए, जिन शब्दों में बदलाव ना किया जाए या बदलाव ना आए, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। किसके आधार पर? लिंग, काल, कारक, वचन के आधार पर के प्रभाव से जिन शब्दों में विकार या परिवर्तन या बदलाव उत्पन्न ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे। तो विकारी शब्द क्या होंगे? जिनमें परिवर्तन उत्पन्न हो जाए, किसके आधार पर? लिंग, कारक, काल, वचन के आधार पर जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाए या परिवर्तन उत्पन्न हो जाए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द। जैसे हमने कुछ शब्द लिए, हमने शब्द लिया लड़का, क्या लिया? लड़का। इसका लिंग चेंज कीजिए, क्या बनेगा? लड़का का लड़की। क्या हो गया? लड़का का लड़की। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर। अब वचन में चेंज कीजिए, लड़का का क्या हो जाएगा? लड़का का वचन चेंज कीजिए, क्या होगा? लड़के। क्या हो जाएंगे? लड़के। किसके आधार पर? वचन के आधार पर। ऐसे हमने कुछ शब्द लिए, मुझ में से कारक चिन्ह जोड़ने पर, क्या? मुझ में से कारक चिन्ह जोड़ने पर क्या बन जाता है? मुझसे। क्या बनता है? मुझसे। और मुझ में को कारक चिन्ह जोड़ने पर क्या बनेगा? मुझको। ये किस पर आधारित है? ये कारक पर, कारक चिन्ह के आधार पर इनका बदलाव हो रहा है। तो ये हमारे क्या है? विकारी शब्द। जिन शब्दों में बदलाव या परिवर्तन उत्पन्न हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। इस प्रकार के परिवर्तन के आधार पर शब्दों को 4 प्रकारों में बांटा गया है। जो विकारी शब्द के आधार पर पदों को 4 प्रकार में बांटा गया है, वो कौन कौन से हैं? कितने प्रकारों में बांटा गया? 4 प्रकार के आधार। क्या इस प्रकार से देखा जाए, इस प्रकार से पदों को या शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया? 4 वर्गों में। वो कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द कितने प्रकार के हुआ? 4 प्रकार के। वो कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। पहला क्या है? संज्ञा। दूसरा है सर्वनाम। और तीसरे क्या है?
विशेषण यानी विशेषता, विशेषण। और चौथा क्या है? क्रिया। विकारी शब्द कितने आधारों पर बांटे गए? 4 प्रकार में। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे संज्ञा को। किसको पढ़ेंगे? संज्ञा। ये संज्ञा कैसे बनती है? संज्ञा क्या होती है? संज्ञा क्या होती है? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है। क्या है संज्ञा? की संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या किसी स्थान या किसी जीव या किसी के भाव या प्रेम का नाम का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। क्या है कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या भाव या किसी प्रेम के नाम का बोध कराते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। नोट करिएगा, संज्ञा। संज्ञा संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। किसे कहते हैं संज्ञा? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं उस विकारी शब्द को कहते हैं, शब्द को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या स्थान या जीव या द्रव या किसी भाव के नाम का बोध हो, के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं। क्या एक बार फिर से देखिए कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या किसी स्थान या किसी जीव या किसी द्रव्य या भाव के नाम का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। या फिर ऐसे सीधी सी डेफिनेशन बनाइए, संज्ञा किसको कहते हैं? किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या है? किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा को कितने भेदों में बांटा गया है? अगर वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए तो संज्ञा को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा या अर्थ के आधार पर संज्ञा। वर्गीकरण के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के भेद।
तो संज्ञा के वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए तो वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। वो कौन कौन से? पहला है अर्थ के आधार पर संज्ञा, क्या है? अर्थ के आधार पर संज्ञा। और दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। तो पहला क्या है? अर्थ के आधार पर संज्ञा, अर्थ के आधार पर संज्ञा। और दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। पहला क्या था? अर्थ के आधार पर संज्ञा और दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। तो जो अर्थ के आधार पर संज्ञा है, इसको कितने वर्गों में बांटा गया है? किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर संज्ञा को कितने वर्गों में बांटा गया है? कि अर्थ के आधार पर देखा जाए तो संज्ञा को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो वो कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, शब्दवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। वो कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। नोट करेंगे। पहला है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और दूसरा है पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की बात कहे उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहली कौन सी संज्ञा हमारी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी है समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। समूह या समुदाय वाचक संज्ञा। तो चौथी कौन सी है? चौथी है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवी कौन सी है? तो पांचवी है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ये थे अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। अब जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा है गणनावाचक संज्ञा। और तीसरा भेद है इसी में
अगणनावाचक संज्ञा या अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा, अगणनीयवाचक संज्ञा। तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हो गए? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हो गए। कौन कौन सा? पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है गणनावाचक संज्ञा या गणनीय संज्ञा, और तीसरी है अगणनीय संज्ञा। तो इन्हें तो हम लोग ऐसे ही देख लेंगे, और जो अर्थ के आधार पर है संज्ञा, इनको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है अर्थ। उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए, उत्पत्ति के आधार पर पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द में किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या किसी विशेष भाव का अर्थ हो, तो वहां पर क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और गणनावाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों को गिना जा सके, जिनकी गणना की जा सके, वे क्या होते हैं? गणनावाचक। और तीसरा है अगणनीय। अ का मतलब होता है नहीं, क्या होता है? ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? जिन संज्ञा शब्दों को ना गिना जा सके, गिना ना जा सके, तो उन्हें क्या कहेंगे? अगणनीय संज्ञा। जिनकी गिनती ना की जा सके, उन्हें हम कहते हैं अगणनीय वाचक संज्ञा। तो ये तो थे हमारे उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा, और ये है हमारी अर्थ के आधार पर संज्ञा। और तीसरा है आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है क्या कि आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर अगर देखा जाए तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। किसके आधार पर? आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के भेद। तो वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो इसमें पहला हो जाएगा हमारा, पहली संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसके आधार पर? आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर। जो अंग्रेजी के आधार पर देखा जाए तो ये कितने वर्गों में बांटेंगे? 3 वर्गों में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं। कितने उपभेद हैं? 2। कौन कौन से? पहला है समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के कितने उपभेद हैं? तो जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं। कितने उपभेद हैं? 2। अब बात आती है तीसरी जातिवाचक तीसरी संज्ञा कौन सी है आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर? तो ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा।
वाचक संज्ञा। तो ये तो थी हमारी आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा। तो आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अगर पूछा जाए कि जातिवाचक संज्ञा के कितने उपभेद होते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बात आती है तीसरे भेद की। तो आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। इतनी बात आई आप लोगों को समझ में? अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रही हो तो प्लीज क्लास को शेयर करें। अगर जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक तो कर ही दें। तो चलिए अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का पहला भेद कौन सा था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नोट करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा ये क्या होती है? इसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्तिवाचक है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा शब्द को कहते हैं जिस व्यक्ति या भाव या किसी विशेष स्थान या फिर किसी विशेष प्राणी के नाम का बोध हो। वो क्या होती है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो हमारे लिए स्पेशल हो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। तो नोट करेंगे, वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान या विशेष वस्तु या विशेष प्राणी आदि के नाम का बोध कराते हैं। किसका? किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष प्राणी के आदि का नाम का बोध कराते हैं। आदि के नाम का बोध कराते हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है कि वे शब्द जो किसी विशेष यानी जो किसी के लिए विशेष यानी स्पेशल हो, चाहे हमारे लिए चाहे आपके लिए, विशेष व्यक्ति या विशेष किसी स्थान जैसे आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, ये हमारे लिए घूमने के लिए कोई विशेष स्थान है। ये सब किसके अंतर्गत जाएंगे? व्यक्तिवाचक। या किसी वस्तु की बात की जाए या किसी प्राणी की बात की जाए तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? इन सभी का नाम आएगा हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे उदाहरण में देखेंगे, जैसे हमने किसी व्यक्ति का नाम लिया
जैसे निखिल, निखिल या निकिता, ये किसके विशेष व्यक्तियों के नाम हो गए। जैसे हमने लिया पृथ्वी, पृथ्वी हमारे लिए विशेष है। पृथ्वी जैसा कोई अन्य ग्रह नहीं है। पृथ्वी सिर्फ एक नीला ग्रह है, इसके जैसा नीला अन्य कोई ग्रह नहीं है, इसलिए हमारे कैसी हो गई, इसलिए हमारे लिए ये स्पेशल हो गई, यानी कि विशेष हो गई। अगला हमारा इसी में हिमालय, हिमालय, हिमालय विश्व में कितने हैं, सिर्फ एक, तो ये भी हमारे लिए कैसा है, विशेष है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये भी आएगा हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे हमने लिए रामायण, जो रामायण ग्रंथ है ये क्या दुनिया और कहीं भी है, ये सिर्फ एक ही है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये भी हमारा आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा, तो ये थी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, क्या होती है जातिवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है कि वे शब्द जो किसी प्राणी या किसी वस्तु या किसी स्थान के समुदाय के पूरी जाति का बोध कराते हो, उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। क्या है कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति या किसी स्थान या किसी प्राणी के समुदाय यानी समूह के पूरी जाति का बोध कराते हैं, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नोट करेंगे, वे शब्द जो किसी प्राणी या व्यक्ति या स्थान के समुदाय या समूह के पूरी जाति का बोध कराते हैं। किसका, पूरी जाति का बोध कराते हो, बोध कराते हो, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से देखिए क्या होती है जातिवाचक संज्ञा, कि वे शब्द जो किसी प्राणी या व्यक्ति या किसी स्थान या किसी जाति का समुदाय का बोध करा, समुदाय के सभी जातियों का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, उदाहरण में लिया हमने गाय, क्या, गाय। हम गायों को क्या किसी और नाम से जानते हैं, गाय को सिर्फ गाय ही कहते हैं। अगर अपनी गाय का आप अपनी गाय का कोई नाम रख देते हैं तो किसके अंतर्गत चली जाएगी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगी। तो जो गाय शब्द है ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे हमने दूसरा शब्द लिया फल, ये फल किसके अंतर्गत आएगा, इसमें फल का किसी फल का नाम दिया गया, इसमें किसी फल का नाम नहीं दिया गया। जितने भी फल होते हैं सारे क्या होते हैं, फल ही होते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये भी आ जाएंगे हमारे जातिवाचक के अंतर्गत। जैसे हमने दूसरा शब्द लिया किताब, क्या, किताब। अगर किताब को हम कहते हैं कि मुझे मैथ की किताब चाहिए या हिंदी की किताब चाहिए
या इंग्लिश की किताब चाहिए, अगर हम किसी किताब का नाम लेते तो वो अलग हो जाती, तो वो किसके अंतर्गत जाती, तो वो जाती व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इन सभी किताबों का नाम नहीं, सिर्फ एक नाम रखा गया, क्या, किताब, तो वो किसके अंतर्गत जाएंगे, जातिवाचक, किताबों की जाति का बोध कराए। इन किताबों के अंदर सभी जाति की किताब मिलेगी, सभी नामों की, सभी विषय की, सभी सब्जेक्ट की किताबें मिल जाएंगी, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये आएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, कि वे शब्द जो पूरे समूह का बोध कराएं उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। हेडिंग डालेंगे समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये क्या होते हैं कि वे शब्द, वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह के नाम का बोध कराएं या किसी समुदाय के नाम का बोध कराएं उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नोट करेंगे, वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय के नाम का बोध कराएं, का बोध कराएं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इनके नाम से ही पता चल जाता है ये किसके बारे में बात की जा रही है। तो ये हमारी समूहवाचक संज्ञा क्या है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय के नाम के जाति या उसके नाम का बोध कराएं उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, उदाहरण में हमने लिया फौज, क्या लिया, उदाहरण में हमने शब्द लिया फौज। फौज क्या एक लोग की हो जाती है। अगर हम कहते सेना तो सेना भी बहुत लोगों को मिलाकर बनाई जाती है, या सिर्फ हम कहते सैनिक तो सैनिक कैसा हो जाता, सिर्फ एक, तो सैनिक शब्द अलग हो जाता। तो ये फौज शब्द किसके अंतर्गत जाएगा, तो फौज शब्द है ये जाएगा हमारा समूहवाचक के अंतर्गत। जैसे हमने दूसरा शब्द लिया परिवार, क्या लिया, परिवार। परिवार क्या एक व्यक्ति से बन जाता है, एक सदस्य से क्या पूरा परिवार बन जाएगा, नहीं, परिवार में 4-5 लोग होते हैं, यानी कि व्यक्तियों या सदस्यों का समूह होता है। तो परिवार किसके अंतर्गत जाएगा, तो परिवार भी हमारा समूहवाचक के अंतर्गत जाएगा। और दूसरा शब्द इसी में हमने लिया मेला, क्या लिया, मेला। मेला क्या किसी एक व्यक्ति से हो जाएगी, जो भीड़ इकट्ठी होती है मेला में वो क्या किसी एक व्यक्ति से हो जाएगी, नहीं होगी, या किसी विशेष एक दुकान से भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, नहीं होगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो ये किसके अंतर्गत जाएगा, तो ये भी हमारा जाएगा समूहवाचक के अंतर्गत। तो ये थी हमारी समूहवाचक संज्ञा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा ये क्या होती है, इसे भी जानेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसे हम लोग कैसे पहचानेंगे,
ये क्या होती है कि बेसंज्ञा शब्द जो किसी ठोस, द्रव, गैस, धातु और अधातु का बोध कराए उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। कि वे शब्द जो ठोस, द्रव, गैस या धातु या किसी अधातु आदि के बारे में बताएं, उनका बोध कराएं, उन्हें हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। नोट करेंगे। बेसंज्ञा शब्द, बेसंज्ञा शब्द जो ठोस, द्रव, गैस, धातु और अधातु आदि का बोध कराएं, आदि का बोध कराएं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? कि वे संज्ञा शब्द जो ठोस, द्रव या गैस या किसी धातु या अधातु का बोध कराएं, उनके बारे में बताएं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण में हमने लिया कोयला। उदाहरण में हमने शब्द लिया कोयला। ये कोयला कैसी धातु है या अधातु है? तो कोयला शब्द जो है ये अधातु है, तो ये किसके अंतर्गत जाएगा? तो ये भी हमारा जाएगा द्रव्यवाचक के अंतर्गत। इसी में दूसरा शब्द लिया हमने हीरा। तो हीरा धातु है या अधातु? तो हीरा हमारी धातु है। जो हीरा शब्द है ये क्या है? धातु। ये किसके अंतर्गत जाएगा? तो ये भी हमारा जाएगा द्रव्यवाचक के अंतर्गत। दूसरा शब्द लिया हमने सोना। ये सोने वाला सोना नहीं है, ये जिसे हम लोग यूज करते हैं, पहनते हैं, जिसके आभूषण बनाए जाते हैं, वो वाला सोना है ना। ये सोना बाबू वाला सोना है। तो ये सोना किसके अंतर्गत जाएगा? तो ये भी जाएगा द्रव्यवाचक के अंतर्गत। अगला शब्द लिया हमने तेल। ये तेल किसके अंतर्गत जाएगा? ये तेल कैसा शब्द है? तेल कैसा होता है? द्रव्य। तो द्रव्य शब्द ये किसके अंतर्गत जाएगा? तेल। तो ये भी चला जाएगा हमारा द्रव्यवाचक के अंतर्गत। तो ये सब कैसे शब्द थे? ये सभी किसके अंतर्गत जाएंगे? तो ये सभी शब्द जाएंगे हमारे द्रव्यवाचक के अंतर्गत। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे भाववाचक संज्ञा। पांचवी कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। हेडिंग डालेंगे नंबर 5 क्या है? भाववाचक संज्ञा। ये क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती क्या है? कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु अथवा वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध कराएं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या एक बार फिर से देखिए कि जिन संज्ञा शब्दों में किसी वस्तु अथवा वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या दशा या किसी वस्तु का भाव आदि के बारे में बताया जाए, आदि के बारे में बोध कराया जाए, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और कुछ भाववाचक संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं। कैसी होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। और कुछ भाववाचक संज्ञाओं में हम प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। तो नोट करिएगा, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? कि जिन संज्ञा शब्दों में
जिन संज्ञा शब्दों में किसी वस्तु अथवा वस्तु के गुण दोष, दशा अवस्था, किसी वस्तु के गुण दोष, दशा या अवस्था या भाव आदि का बोध हो। किसका बोध हो? किसी वस्तु के गुण अथवा दोष, दशा, अवस्था या उसके भाव आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञा ऐसी होती हैं, कुछ भाववाचक संज्ञा के शब्द ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं होता है। इसे में नोट पॉइंट बना के लिखेंगे। कुछ भाववाचक संज्ञा स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अब कुछ भाववाचक संज्ञाओं में प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। कुछ में क्या है? कुछ भाववाचक संज्ञाओं में प्रत्ययों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? प्रत्ययों का। एक बार फिर से देखिए, भाववाचक संज्ञा क्या होती है कि जिन संज्ञा शब्दों में किसी वस्तु के या वस्तु के गुण दोष या उसकी अवस्था या उसका भाव आदि का बोध हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कुछ भाववाचक संज्ञाएं कैसी होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, जिन पर किसी का दबाव नहीं रहता। वो कैसे होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। इसमें दूसरा पॉइंट बनेगा कि कुछ भाववाचक संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनमें हम लोग प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने उदाहरण में लिया, उदाहरण देखेंगे। जैसे हमने उदाहरण में लिया किरोध। किरोध को क्या हम देखते हैं? सिर्फ भाव यानी महसूस करते हैं। क्या है? किरोध। ये किरोध किसके अंतर्गत जाएगा? भाववाचक संज्ञा। जैसे हमने एक दूसरा शब्द लिया, प्रसन्नता। आप तक किसी ने प्रसन्नता देखी? सिर्फ यानी कि तो किसी ने प्रसन्नता देखी, नहीं किसी व्यक्ति को हमने हंसते हुए देखा, ना कि हमने उसकी प्रसन्नता देखी। प्रसन्नता को नहीं देखा, लोगों के भाव को देखा, यानी वो हंस रहा है, यानी व्यक्ति को देखा हंसते हुए, ना कि प्रसन्नता देखी। इसलिए में दूसरा शब्द हमने लिया प्रेम। क्या? प्रेम। तो प्रेम क्या आप लोगों ने देखा? नहीं, प्रेम हमने सिर्फ महसूस किया। लोगों में, दूसरों में प्रेम का भाव महसूस किया कि वो हमसे प्रेम करता है, ना कि हमने प्रेम को देखा। इसी में हमने दूसरा शब्द लिया आश्चर्य। किसी वस्तु या किसी चीज को देखकर एकदम अचानक कोई आ जाए कि अरे तुम आ गई, एकदम
असर हुआ। तो असर कैसा शब्द है? भाववाचक। हमने महसूस किया कि अरे तुम आ गए, क्या आश्चर्य आया? नहीं, कोई व्यक्ति आया। तो आश्चर्य किसके अंतर्गत जाएगा? तो आश्चर्य भी हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। तो एक बार भाववाचक संज्ञा की मोटी सी डेफिनेशन बनाएंगे कि जिन शब्दों को हम महसूस करें उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन जिन वस्तुओं को या जिन व्यक्तियों को या जिन उनके भावों को आदि को हम महसूस करते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये थी आज हमारी संज्ञा की क्लास। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर हमारी क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज क्लास को शेयर करें और लाइक करें और बेहतर तैयारी के लिए, टॉपिक वाइज क्लास पाने के लिए हमारे क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।